हेलो। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभिनव फिजिक्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय ऑडियंस, ऑल माय स्टूडेंट्स। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू and today we are going to discuss a very important lecture. That lecture is on the topic that is known as the centripetal force, centripetal force or centripetal acceleration. So you have to remember, and it is very important topic in 11th class, 12th class, everywhere this is a very important topic. So I am going to discuss here centripetal force. Now सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मैं बात करता हूं पहले, फोर्स की मैं बाद में बात करूंगा। इट इज डिनोटेड बाय AC। AC देखिए क्या होता है, मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चल रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चलता है तो अगर आप देखें तो मान के चलिए ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द सर्कुलर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स है। वो एक चक्कर लगाने में जो टाइम ले रहा है वो ले रहा है, उसकी वेलोसिटी फिक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसको बोलेंगे, इसकी क्या, ऐसे जब ये मूव कर रहा है तो ये इसका सर्कुलर मोशन हुआ। अब ध्यान से देखना, जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में चलती है तो इसके अंदर वेलोसिटी होती है, ठीक है, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो आप रैंडमली बोलेंगे सर कोई भी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, आप एकदम से बोलेंगे, बट ऐसा नहीं है। देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी में चेंज करना। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अब देखिए एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को बदलना। अब हम कभी भी ये नहीं कहते कि बस वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी, मतलब मैग्नीट्यूड बदलेगा। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तब भी हम यही कहेंगे, इवन देन वी विल से कि एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो देखिए ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है, नो डाउट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट स्टिल इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। क्यों होगा वो समझते हैं। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ में चलती है ना तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट, हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, और उसको कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे उसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। मान के चलिए इसकी जो रेडियस है वो क्या है, r है, ठीक है, रेडियस r है। अभी इसको ध्यान से सुनना, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, बट वेलोसिटी यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो इससे एक बात प्रूव हो रही है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक एक्सेलरेशन काम ना कर रहा हो, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो ही वेलोसिटी में चेंज लाता है। लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी के सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज लाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है ना तो भी हम कहेंगे कि यस एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था और रैंडमली उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऐसे से ऐसे हो जाए, वेलोसिटी एज इट इज है, तब भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ने काम किया है। तो एक्सेलरेशन कब काम करता है, आइदर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन। अब जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही होती है तो क्या होता है कि डायरेक्शन में भी बदलाव आता है, मैग्नीट्यूड में बदलाव नहीं आता है, लेकिन डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बदलाव आ रहा है। और डायरेक्शन में होने वाला ये जो बदलाव होता है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, ये जिस एक्सेलरेशन की वजह से हो रहा है उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब देखते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है। अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी जरूर होगी, इट मस्ट हैव सम डायरेक्शन। अब आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए मान के चलिए ये एक सर्कुलर मोशन है, दिस इज ए सर्कुलर मोशन,
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। ध्यान से नोटिस करना, मान के चलिए अभी पार्टिकल यहां है, पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ठीक है, तो इस पी के मान के चलिए कोऑर्डिनेट्स जो है वो है हमारे 4 और 3। तो यहाँ पे इसका ये जो पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर होगा मैं इसको नाम दूंगा r1। मैं इसको क्या नाम दूंगा, r1। तो देखिए r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 इज इक्वल टू होगा वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है इसका। यहां मान के चलिए अब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया है। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू डाउन होगी और y की वैल्यू बढ़ेगी। अब मान के चलिए पॉइंट क्या है, क्यू पे, तो अब इसके कोऑर्डिनेट मान के चलिए हो गए 3 और 4। हम इमेजिन कर रहे हैं, बस ध्यान रखना, इमेजिन कर रहे हैं। तो इसके जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम नाम देंगे क्या, r2। क्यों, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो गए। देखना अब r2 क्या है इसका पोजीशन वेक्टर, ये है 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर आप देखें ना यहाँ पे तो r1 और r2 का जो मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो लंबाई है वो अलग अलग है। इसकी लंबाई सेम है। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस तो सेम है और ये जो लंबाई होती है ना, ये किसी भी वेक्टर की जो लंबाई होती है उसके मैग्नीट्यूड को बयां करती है। तो इससे देखिए हम इनको नाम तो r1 और r2 देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 और मैग्नीट्यूड ऑफ r2 वो सेम होगा, सेम होगा। अगर मान के चलिए आपने यहाँ पे इसको एक पार्टिकल मान के चलिए यहाँ है और इसको नाम आपने r3 दिया है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, कुछ भी कोऑर्डिनेट होंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, r3 इज इक्वल टू मान के चलिए x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट है x, तो x कैप प्लस yj कैप, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पार्टिकल का यहाँ जो पोजीशन वेक्टर है उसको रेडियस वेक्टर बुलाएंगे। तो यहाँ रेडियस वेक्टर है वो रिप्रेजेंटेशन में अलग होगा, यहाँ रिप्रेजेंटेशन में, और रिप्रेजेंटेशन में अलग होने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अगर मान के चलिए इसके कोऑर्डिनेट 4 और 3 है तो r1 इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, और इसके कोऑर्डिनेट मान के चलिए 3 और 4 है तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब ये अगर मान के चलिए यहाँ है ये, तो इसके कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे, लेकिन इनका सबका जो रेडियस वेक्टर जो है, इन सबका जो मैग्नीट्यूड, इनकी लंबाई जो होगी वो सेम होगी। अब ध्यान से देखना कि सेंटीपिटल एस्केलेशन हम कैसे निकालते हैं। अब आपको एक बात और याद रखनी है, एस्केलेशन की डेफिनेशन। भाई एस्केलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन क्या होता है भैया, डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन इज व्हाट, एस्केलेशन इज इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज है ना बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि उसके मैग्नीट्यूड में चेंज होए, अगर उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है इवन देन हम कहेंगे कि एस्केलेशन काम कर रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ एस्केलेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितनी देर में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसी को बोलेंगे हम क्या। देखिए अगर मान के चलिए आपने टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लिया है तो आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से, बहुत कम टाइम लिया है, और चेंज इन वेलोसिटी भी कम ही होगी फिर, तो वो क्या होगी, डेल्टा वी। तो इसी को हम बोलेंगे एस्केलेशन। तो एस्केलेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या टाइम टेकन, कितनी देर में कितनी वेलोसिटी। और ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी हम कहेंगे कि एस्केलेशन काम कर रहा है, क्योंकि एस्केलेशन या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा या दोनों चेंज कर सकता है, उसके हाथ में है। अब देखिए, तो अब हम समझते हैं और इसको निकालते हैं, एक एक स्टेप को समझना। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपको मैं बता दूं बहुत मुश्किल होता है इसको समझना। ठीक है, तो लेट अस, अच्छा इससे पहले एक मैं लॉ और आपको बता देता हूं। एक लॉ होता है वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का या वेक्टर के रिजल्टेंट का, और वो लॉ होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर मान के चलिए एक वेक्टर ये है, इसको मैं r1 नाम दे रहा हूं, और ये वेक्टर क्या है, r2 नाम दे रहा हूं, तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा, और यहाँ पे ये रिजल्टेंट होगा और वो होगा r1 प्लस r2। ठीक है, इसको आप ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आप ध्यान से देखना, मान के चलिए आपको मैं कुछ ऐसे दे रहा हूं, एक वेक्टर ये है, ठीक है, और एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r2 है,
और ये वेक्टर मान के चलिए r डैश है, ठीक है, ये वेक्टर r डैश है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वेक्टर r डैश है, तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा, मान के चलिए इसकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, तो देखो यहाँ पे r2 प्लस r1 इज इक्वल टू r, तो r1 इज इक्वल टू क्या होगा, r माइनस r2, या r2 इज इक्वल टू क्या होगा, r माइनस r1। अभी इसका यूज भी करेंगे, देखना ध्यान से, इसका भी यूज भी करेंगे, इसको भी आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। देखिए अब हमारे साथ आपको लिखना है मेरे साथ, लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल moving uniformly with a speed v in a circular path of radius r। मान के चलिए एक पार्टिकल है और वो ऐसे सर्कुलर पाथ में r रेडियस पे मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना। मान के चलिए इसका सेंटर O है, मान के चलिए किसी भी टाइम पार्टिकल यहां था पॉइंट A पे, पार्टिकल कहां था, पॉइंट A पे था जब वो अपने सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। तो पॉइंट A पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी होगी और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम नाम देंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी को नाम देंगे v1, यहाँ पे इस वेलोसिटी को नाम देंगे v1। मान के चलिए जब आपने अपनी घड़ी को ऑन किया तो पार्टिकल पॉइंट ए पे था, थोड़ी देर बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, और अब इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको नाम देंगे हम v2, इसकी वेलोसिटी को नाम देंगे हम v2। अब आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे v1 और v2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फिर भी मैंने इसको v1 नाम दिया, इसको v2 नाम दिया। पता है क्यों दिया है, क्योंकि v1 और v2 की डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो उसकी वजह से ये पार्टिकल जो है यहां से यहां पहुंचे। मान के चलिए इसने जो एंगल ट्रेस किया है इतनी देर में, ये जितना एंगल चला है इतनी देर में, मान के चलिए ये एंगल कितना है, थीटा है। अब ध्यान से देखना, ठीक है, और मान के चलिए ध्यान से देखना, मान के चलिए यहाँ पे इसका जो पोजीशन रेडियस वेक्टर था वो r1 था, अभी बता चुका हूं मैं r1 क्यों लिया है, और यहाँ पे इसका जो रेडियस वेक्टर है वो कितना है, r2। अब ध्यान से देखना, तो मैं इसमें लिख रहा हूं लेट इनिशियली, बिल्कुल शुरुआत में, इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, पार्टिकल कहां है, पॉइंट ए पे है, विद रेडियस वेक्टर, जहां पे उसका रेडियस वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर उसका है हमारा r1, ओके, एंड वेलोसिटी वेक्टर क्या है इसका, वेलोसिटी इसकी कितनी है, v1, रिमेंबर दिस। अब हमने मान लिया आफ्टर टाइम डेल्टा टी। और डेल्टा टी का मतलब क्या है कि मैं ना जो टाइम ले रहा हूं, मान के चलिए मैं 0 से शुरुआत कर रहा हूं, तो मेरी जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो 0.001 सेकंड बाद है, बस इतनी, मतलब ये जो डेल्टा टी होता है ना, मतलब टाइम में जो चेंज है वो इतना कम होता है, 0.0001 इतना कम होता है। तो हम उसको तब ऑब्जर्व, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की ये जो दूरी आपको इतनी ज्यादा दिख रही है ना बच्चों, ये एक्चुअली इतनी नहीं होती है। अगर पार्टिकल मान के चलिए 0 टाइम पे यहां है, तो ये जो पॉइंट बी है ना, ये बिल्कुल 0 से 0.0001 इतनी देर बाद पार्टिकल लगभग यही होगा, बिल्कुल जरा सा खिसका होगा, बिल्कुल जरा सा माइक्रो सेकंड का फर्क आया होगा, बिल्कुल माइक्रो सेकंड नहीं, माइक्रोमीटर का। देखा जाए तो पॉइंट ए और बी जो आपको इतने दूर दिख रहे हैं, इतने दूर होते नहीं है, क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है 0 टाइम पे और 0 से 0.001 टाइम पे, तो ये जो पॉइंट आपको ए और बी इतना दूर दिख रहे हैं, ये एक्चुअली इतना दूर होते ही नहीं है। बीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब ये बहुत क्लोज है तो अगर आप देखें, ध्यान से देखना, पॉइंट ए और बी दोनों बहुत क्लोज है, तो ये वेलोसिटी कितनी है, v1, और ये वेलोसिटी कितनी है, v2, ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2। और ध्यान से देखना,
अगर ये एंगल इनके बीच में थीटा है ना, तो ये एंगल भी इनके बीच में V1 और V2 के बीच में जो एंगल होगा ये भी थीटा ही होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा, देखिए क्यों होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री है। मतलब R2 और V2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, R1 और V1 के बीच में एंगल 90 डिग्री है, R1 और R2 के बीच में एंगल है थीटा, तो V1 और V2 के बीच में एंगल भी थीटा होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, देखिए यहां पे इसका जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा, देखिए इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे हम। इसकी फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, तो वेलोसिटी में जो बदलाव आएगा उसको लिखेंगे हम डेल्टा वी, और वो इज इक्वल टू होगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। और अगर आप देख पा रहे हो ना, तो V2 माइनस V1 इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। उसकी जो डायरेक्शन आ रही है ना, अगर आप देख रहे हो टुवर्ड द सेंटर आ रही है, टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि ये पॉइंट जब आप यहां उठा के ले आओगे ना, तो ये वाला पॉइंट जो हमने इतनी दूर लिया, जब मैं इसको यहां ले आऊंगा तो V1 ऐसे हो जाएगा और V2 ऐसे होगा, तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी टुवर्ड द सेंटर आएगी, टुवर्ड द सेंटर। इसीलिए सेंटीपिटल एस्केलेशन की जो डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। सेंटर, और क्यों होती है वो हम पहले, मैं अभी बताया है आपको क्यों होती है। मैंने अभी ये थोड़ा सा मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, बेसिकली यहाँ ड्रॉ होना था, ठीक है। तो ये V1 है, ये V2 है, और ये चेंज इन वेलोसिटी है, V2 माइनस V1 इज कॉल्ड द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 है, क्योंकि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी लगाऊंगा तो क्या होगा हमारा, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये है, तो ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस ये, और इसको कहेंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या आ रही है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ आ रही है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम सेंटर। अब आप ये भी बोलोगे सर ये V2 माइनस V1 हमने ऐसे क्यों नहीं लिया, देखिए बेसिकली क्या है, इनिशियल से फाइनल की तरफ हम चलते हैं, हमारा जो रिजल्ट आता है या बदलाव देखते हैं हम क्या देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी शुरुआत में पार्टिकल की वेलोसिटी यहां तक खत्म हो गई थी, फिर ये इस तरफ, तो बेसिकली इसकी डायरेक्शन ऐसे देखी जाएगी, ना कि ऐसे देखी जाएगी, और हम इसको बोलेंगे V2 माइनस V1, क्योंकि पार्टिकल शुरुआत में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये थी और अब ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो बदलाव आया वो यहां से यहां आया है ना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे डेल्टा वी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें तो अब यहां पे देखिए, आफ्टर टाइम डेल्टा टी द पार्टिकल रीचेज द पॉइंट बी वेयर रेडियस वेक्टर क्या है इसका, रेडियस वेक्टर है इसका भाई R2, एंड वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी इज V2। और कितने टाइम में बदलाव आया इसकी वेलोसिटी में, सिर्फ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। ये जो डेल्टा टी है ना, इतना स्मॉल होता है कि अगर मैं अपनी घड़ी को ऑन किया और अभी जब ऑन किया है अपनी रिस्ट वॉच को, तो टाइम है 0, और अगली जो ऑब्जर्वेशन है जब मैं उसकी वेलोसिटी को चेक कर रहा हूं फिर से, और उसका पोजीशन वेक्टर वो सिर्फ 0.0001 इतनी देर के बाद है। इसीलिए ये जो 2 पॉइंट आपको इतना दूर दिख रहे हैं, एक्चुअली इतना दूर होते नहीं है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो जस्ट आफ्टर दिस है। तो ये वेलोसिटी अगर आप यहां रख के देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसी तो आएगी। अब एक वेलोसिटी ऐसे और एक वेलोसिटी ऐसे है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज कितनी हुई है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चली गई, तो इसका मतलब चेंज ये हुआ ना टुवर्ड द सेंटर। अब चलते हैं आगे, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं ये तो नहीं कहता कि भाई गारंटी दे रहा हूं कि कोई टीचर नहीं बता पाएगा, लेकिन मतलब 80% टीचर को समझ ही नहीं आता है कि ये होता कैसे है, ठीक है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता, बट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि कोई भी चीज कैसे पॉसिबल होती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम और इसको निकालते हैं भाई, अब ध्यान से देखना। अब लोग, तो हमारे पास 2 चीजें आती हैं, देखिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी V1, कितनी हो गई V2, चेंज इन वेलोसिटी कितना आया डेल्टा V, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V। अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूं तो इसकी पोजीशन अभी कितनी थी R1, और फिर कितनी हो गई R2,
तो अगर आप देखें तो इसकी मान के चलिए इसकी पोजीशन थी यहाँ पे R1, अब कितनी हो गई है R2, तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा डेल्टा R। इसका ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब ये R1 पे था, अब ये R2 पे पहुंच गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल तो हमने वेलोसिटी वेक्टर को लेके बनाया और एक ट्राइंगल बनाया मैंने इसकी रेडियस वेक्टर को लेके। तो रेडियस वेक्टर को, और दोनों में एंगल सेम ही होगा भैया, ये भी याद रखना, एंगल जो होगा वो सेम होगा। पॉइंट नंबर 1 एंगल सेम होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखें ना तो वेलोसिटी तो रेडियस वेक्टर जो है, रेडियस वेक्टर R1 और R2, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही है R, क्योंकि रेडियस की लंबाई तो यहां भी वही है और यहां भी वही है, और पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ V1 और मैग्नीट्यूड ऑफ V2 वो भी सेम ही होगा, मान के चलिए, वो हमने शुरू में लिया था V। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस वेक्टर R है, वेलोसिटी वेक्टर V है। तो अब ध्यान से देखना, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल को नोटिस करेंगे, मान के चलिए मैं इसको O नाम दे रहा हूं और इसको AB, और इसको नाम दे रहा हूं O, और इसको नाम दे रहा हूं A' और B'। ध्यान से देखना, तो ये दोनों क्या है, एक ट्रायंगल ही तो बना रहे हैं। अगर इन दोनों में देखिए तो ये एंगल दोनों में क्या है, सेम है, और ये एंगल आपको अगर देख पा रहे हो तो ये एंगल सिमिलर ट्रायंगल है। These are the similar triangles, these are the similar triangles। ठीक है, और देखो अब हम बात करते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए रिमेंबर, थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। देखिए अब ध्यान से, क्योंकि ये जो है ना, ये ए और बी बहुत स्मॉल है, तो ये जो आर्क ए बी आपको दिख रही है ना, ये जो आर्क ए बी, ये एक्चुअली लगभग एक सीधी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए और बी बहुत क्लोज हैं, बहुत छोटे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए बी आपको दिख रहा है ये इक्वल टू होगा इसका डिस्प्लेसमेंट का, और यहां जो ए बी दिख रहा है वो होगा इसका चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल। क्यों होगा? क्योंकि आर्क जो है ना बहुत छोटी है, आप देखते होगे हमारी अर्थ है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, और हमको सपाट दिखती है। क्यों दिखती है वो सपाट? क्योंकि रेडियस बहुत बड़ी है। तो या तो रेडियस बहुत बड़ी हो तब सर्कल जो है हमें सपाट दिखता है, एकदम प्लेन दिखता है, या फिर हम सर्कल का एक बहुत छोटा सा पार्ट ले तो भी वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ए बी, वो लगभग ये ए बी, ये मुड़ा हुआ पोर्शन और ये सीधा पोर्शन लगभग बराबर होगा। तो अब ध्यान से देखते हैं, तो इस ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल के लिए आर्क क्या हुआ, डेल्टा वी, और रेडियस क्या हुई, V1 या V2। ध्यान से सुन लेना, बेसिकली ये ट्राइंगल नहीं है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, और हमारा जो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए आर्क ये है डेल्टा वी, और इस वाले मतलब ट्राइंगल, माफी चाहता हूं मैं ट्राइंगल वर्ड का यूज कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है, द पार्ट ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के इस पार्ट के लिए आर्क ये है। वेलोसिटी के लिए लेता हूं तो आर्क ये है, और रेडियस जो है वो ये है, ये लंबाई है। और अगर मैं पोजीशन वेक्टर के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो आर्क ये है और रेडियस क्या है, ये। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अब इसके लिए, ठीक है। अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चलो भाई इसको नोट कर लेना जरूर। तो उन दोनों में से अब देखते हैं क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो मैं बात करता हूं फॉर वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी जो आई थी हमारी उसके पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क था हमारा डेल्टा वी, और रेडियस कितनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ V1 या मैग्नीट्यूड ऑफ V2, दोनों सेम ही थे, और वो कितने थे, डेल्टा V अपॉन V, पार्टिकल की वेलोसिटी। अच्छा, फ्रॉम रेडियस वेक्टर, अगर मैं रेडियस वेक्टर के पर्सपेक्टिव से देखता हूं मैं, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा आर, क्योंकि उसकी आर कितनी थी, डेल्टा आर, और ये कितना है आर। अब देखिए दोनों में थीटा तो सेम ही है, तो आप ध्यान से देखना, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। इसको मैं उस तरफ ले जाता हूं, तो ये होगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा आर। ये हमारे पास इक्वेशन आती है।
अब हम क्या करते हैं, देखो इसको नोट कर लेना। अब ये जो इक्वेशन आई है ना, ये इस इक्वेशन को डिवाइडिंग, इस इक्वेशन को किससे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी। हम दोनों साइड को किससे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा टी से। तो जब हम इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, बिल्कुल शुरू में बताया था, एक्सेलरेशन। तो ये तो बन जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है, तो एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कुलर मोशन में जब वो चल रहा है तो उसके सेंटर की तरफ हमेशा ये काम करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, अब आपको एक्सप्लेनेशन पता है तो फोर्स का पता है आपको, फोर्स F इज इक्वल टू होता है m में। तो हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये होगा हमारा F इज इक्वल टू MAC। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए देखिए जैसे हमारा लीनियर मोशन होता है, लीनियर मोशन, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। देखिए बच्चों, होता क्या है बेसिकली, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मेरे टाइम में बदलाव बहुत छोटा सा है तो मैं उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, dt से। तो मेरी पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो बदलाव होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा, और इसको लिखेंगे हम v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब देखिए होता क्या है, अब जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में चलती है, सर्कुलर मोशन में चलती है ऐसे, जब कोई इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन, तो इसका जो रेडियस वेक्टर होता है ना, ये देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ये एंगल चेंज कर रहा है, ये एंगल थीटा। और जब कोई चीज लगातार चेंज हो रही है, यहाँ पे ये एंगल लगातार चेंज हो रहा है, जब पोजीशन चेंज हो रही थी लगातार तो हमने उसको नाम दिया था वेलोसिटी, और जब एंगल लगातार चेंज हो रहा है तो उसको हम नाम देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी देखिए भाई, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये होता है चेंज इन एंगल अपॉन टाइम, या आप ये भी बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है बेसिकली थीटा अपॉन टी। देखा जाए तो मान के चलिए यहाँ पे अभी रेडियस वेक्टर 0 एंगल बना रही है, टी टाइम में इसने एंगल बनाया थीटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन टी। आगे चलते हैं। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसमें एक रिलेशन होता है, ध्यान से देखना। मान के चलिए एक पार्टिकल अभी यहां है 0 टाइम में, और स्मॉल टाइम इंटरवल में ये यहां पहुंच जाता है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में यहां पहुंच जाता है, और ये जो इसने एंगल चला है ना, ये मान के चलिए डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल डेल्टा थीटा। तो लेट ए पार्टिकल इज मूविंग in a circular path with a speed या velocity बोल रहा हूं, with a velocity v and radius r, r रेडियस की वजह से वो कहां पहुंच गया है, वो उसके अंदर उसकी रेडियस r है, और वो जो
उसकी स्पीड है वो कितनी है, v है। क्योंकि कोई भी चीज मूव करे बिना स्पीड, लीनियर स्पीड के तो मूव नहीं करेगी, चाहे वो सर्कुलर पाथ में ही क्यों ना कर रही हो। ठीक है, नाउ लेट, हमने मान लिया इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, पार्टिकल और टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो इन ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। पार्टिकल कहां पहुंच जाता है, पॉइंट ए से बी पे पहुंच जाता है। अब उसमें क्या होगा भाई, ठीक है, एज शोन इन फिगर। देन इफ थीटा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या है, एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर जो है उसने जो एंगल कवर किया है वो कितना किया है, डेल्टा थीटा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। मान के चलिए पॉइंट ए से बी की जो दूरी है ये डेल्टा एक्स है, और क्योंकि पॉइंट ए और बी जो है एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन होगी। और अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पे, डेल्टा एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरह काम करेगा। डेल्टा एक्स विल एक्ट एज एन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं बात करूं हेयर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ए बी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा एक्स। अब याद करो, रिमेंबर क्या होता है, रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर व्हाट, रिमेंबर करना है आपको क्या, कि जो हमारा एंगल होता है, एंगल ये इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल की ये डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे अगर आर्क देखें तो आर्क ये है और ये क्या है, डेल्टा एक्स, और रेडियस क्या है, आर। अब इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको रख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। और याद करो डेल्टा एक्स इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी इज व्हाट, इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वो तो वेलोसिटी होता है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये जो पूरी पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। एक कोशिश थी आपको सर्कुलर मोशन से अवेयर कराने की और मैंने की है, ठीक है भाई। और प्लीज आप लोग ना जितना हो सके मेहनत से पढ़ना। बाकी देखिए दुनिया को लीड ना मात्र 1-2% ही लोग करते हैं, बाकी सब तो एक दूसरे की बस नौकरी कर रहे होते हैं, किसी के सर पे कोई है, किसी के सर पे कोई है, हार्डली 1 और 2%। और वो वही लोग होते हैं जो सही समय को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अदरवाइज सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। और वो जो 1-2% लोग हैं, अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन देखें लगभग 750 करोड़ है, तो उसमें से 6-7 करोड़ लोग ही हैं जो पूरी दुनिया चला रहे हैं। और वो लोग कहीं से ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपक के आए हैं, एक्चुअली उनके अंदर वो जो हैबिट या उनके अंदर वो जो क्वालिटी डेवलप हुई है ना, वो ऐसे ही नहीं हुई है, उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो ना बहुत फोकस्ड थे फ्रॉम द स्टार्टिंग होता। और आप देखेंगे जितने भी इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया के जितने भी टॉप लोग होंगे ना, उनकी क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो कोई खास नहीं होगी, हार्डली 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, बस दैट्स इट। लेकिन वो टॉप पे होंगे क्योंकि उनका ना फोकस हमेशा वही है, उन्हें करना क्या है। तो पहले तो अपनी जिंदगी में फोकस डिसाइड कर लो, उसके बाद ही सोचना है कि मुझे IITian बनना है या नीट क्वालिफाई करना है या ये करना है या वो करना है, कुछ भी करना है भैया, फोकस। अगर फोकस नहीं है तो बस करना है, बस यही सोचोगे, इससे आगे कुछ नहीं करोगे। खैर, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द लाइक बटन, और जितना हो सके शेयर करना, आपसे रिक्वेस्ट है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है मेरा पढ़ाया कंटेंट आपको पसंद आ रहा है
मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ये टॉपिक आई बैट आपको ना जल्दी से मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। आपने ट्यूशन सेंटर में बात कर लेना, आप कहीं भी बात कर लेना, वो पढ़ा भी देगा टीचर इसको, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई द सेंट्रीपिटल एस्केलेशन ऑलवेज रिएक्ट टुवर्ड द सेंटर। ये बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फिजिक्स इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। फिजिक्स एक अलग ही चीजें होती हैं फिजिक्स के अंदर, और आपकी सफलता सबसे ज्यादा अगर कोई डिसाइड करता है तो वो फिजिक्स ही करता है, क्योंकि आपके फिजिक्स का स्कोर है ना, उसी से ही आपका आईक्यू लेवल पता चल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।